तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम आपको सुनाएंगे जो लड़ी हम पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हो, दाऊद इब्राहिम का काम करने का तरीका, छोटा राजन का काम करने का तरीका, रिश्ते कैसे बनाते थे, रिलेशन कैसे बनाते थे, लड़ाई झगड़े कैसे हुए, आगे कैसे बढ़े, पीछे कैसे रहे। इसके मुकाबले में देखिए, ये जो ये गैंगस्टर इस किस्म के होते हैं, उनकी जो क्रिमिनल एज होती है, जिसको हम क्राइम की उम्र कहते हैं, वो 10 साल 15 साल मैक्सिमम, कभी चला तो 20 साल तक, कम होते होते वो पहुंच जाता है। नॉर्मली 10 एक साल तक ही इनकी जो एक्टिव एज रहती है क्राइम करने की, उसके बाद में उनकी पकड़ जो है वो कमज़ोर होने लगती है। ये एक समुंदरी छलक उसकी तरह एक उछाल आता है इनकी लाइफ में। बहुत जल्दी ऊपर बढ़ते हैं, 2-4 बड़े कारनामे करके, मर्डर करके, कोई बड़े लोगों को करके, तो उसके बाद इनका वो जो डिक्लाइन आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है। और बड़े तरीके से जो लोग इसको संभाल लेते हैं, उनका काम तो चलता रहता है। जो नहीं संभाल सकते वो एकदम नीचे गिर जाते हैं। अब इनके मुकाबले में देखिए आप पुराने ज़माने के डॉन, जो इनसे बहुत बड़े थे, जिनका रुतबा बहुत बड़ा था, जिनका स्पैन जो था सालों का, वो बहुत बड़ा था। आप एग्ज़ाम्पल लीजिए करीम लाला की। अब करीम लाला ने तकरीबन 40 साल मुंबई पे हुकूमत की, वो भी बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस में। और कमाल की बात यह है कि उस शख्स ने कोई खून नहीं किया, कभी किसी से एक्सटॉर्शन नहीं की, कभी किसी से हफ्ता वसूली नहीं की, कभी किसी को किडनैप नहीं किया, कोई उसके ऊपर केस नहीं। कभी एक बार अरेस्ट हुआ था, शायद 2 बार, लेकिन वो दोनों केसों में बरी हुआ कुछ महीनों में। जेल में कभी नहीं जाना पड़ा, कभी डिटेंशन नहीं हुई, कभी किसी ने करीम लाला को मारा नहीं, ना करीम लाला ने किसी को मारा, ना उस करीम लाला को किसी ने मारा। तो ये क्या पर्सनैलिटी थी उस शख्स की, जिसने 40 साल मुंबई के अंडरवर्ल्ड को, कहते हैं कि शुरू करने वाला वो आदमी था। जो शुरुआत हुई ऑर्गेनाइज्ड अंडरवर्ल्ड की, वो करीम लाला से शुरू होती है और 40 साल तक उसकी हुकूमत चलती है। तो उसकी बात करेंगे कि अगर उस आदमी में कुछ दम था तो उस आदमी ने इतने साल हुकूमत की। नहीं तो कोई आसान काम नहीं था मुंबई में। वो भी उस समय जब पूरे शहर में डिफरेंट किस्म के क्रिमिनल बाद में आए, पैदा हुए, बराबर के भी हो गए, दोस्तियां भी हुई, लेकिन कभी झगड़ा नहीं हुआ किसी के साथ। करीम लाला अब उस हालात में मुंबई आते हैं आज़ादी के पहले, 14-15 साल की उम्र में, अफ़गानिस्तान से। कोई काम धंधा नहीं था, अपने भाई को ढूंढने आए थे। इनका एक भाई, इनका बड़ा भाई पहले आया था मुंबई। वो कई महीने तक उसने कोई खत वगैरह नहीं लिखा, कोई जानकारी घर वालों को नहीं दी। तो इनकी फैमिली ने करीम लाला को भेजा कि आप जाइए और भाई को ढूंढ के लाइए। तो वो मुंबई आके भाई को ढूंढने के चक्कर में कई महीने तक भाई नहीं मिला, और तब तक करीम लाला का दिल लग गया एंड वो यहीं पे ही स्टेड बैक, तो वापस गए नहीं अफ़गानिस्तान। तो ये एक अचानक मुंबई में आ जाना, छोटे मोटे काम करने बचपन की उम्र में, लेकिन उस समय भी कभी चोरी चकारी नहीं की। जो बाकी गैंगस्टर के साथ हमेशा हुआ है कि पैटी क्राइम से शुरू करके जेब काटना, किसी का सामान लूट लेना, छोटे मोटे बैंक डकैती कर लेनी, यहाँ चाकू छुरा चला लेना, इस किस्म के काम करते करते ये लोग बड़े हुए। लेकिन इसके बिल्कुल उल्ट करीम लाला ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसकी ज़मीर को के खिलाफ जाता हो, जो उसका दिल उसको इजाज़त नहीं देता था। तो उसने तो अपनी बोली, अपनी वाणी से एक सर्कल बनाया, अच्छा बोल के। कुछ लोगों की अच्छाई के लिए उसने लोगों से झगड़े किए, लेकिन कभी चाकू चोरी नहीं चलाई। प्यार से और अपने दम से, फिजिकल पावर से एक दबदबा बनाया और आहिस्ता आहिस्ता अपने धंधे शुरू किए, अपना काम शुरू किया। किसी के पास नौकरी कर ली या किसी का तनख्वाह लेके काम करना, वो काम कभी नहीं किया। तो जब मुंबई में इस्टेब्लिश हुए,
गोदी से जो वर्करों को जो तकलीफ़ थी उनका साथ दिया। एक मिनी ट्रेड यूनियनिस्ट की तरह छोटे से सर्कल में वर्करों का, उनकी डिमांड्स का साथ देना करना, कम्युनिटी के डिस्प्यूट्स बैठ के पंचायत की तरह हल करने। मुझे याद है उनके ऑफिस के बाहर एक बड़ी बड़ी 2 चारपाई हुआ करती थी डोगरी में, तो वहाँ पे जब भी जाओ तो 20-25 आदमी बैठे होते थे। तो जिस तरह हमारे गांव में पंचायत बैठती थी, पंचों में बैठ के सबकी जो समस्या होती थी उसको सुलझाया जाता था, उसी तरह एक तरीके की पंचायत करीम लाला के दफ्तर के बाहर रोज़ लगती थी और वहाँ पे लोगों के जो छोटे मोटे झगड़े होते थे वो समझा बुझा के आपस में हल हो जाते थे। लेकिन नाम इतना उस आदमी ने कमाया कि उसके नाम से ही काम हो जाते थे। मैंने आपको वो किस्सा सुनाया था हेलन वाला, उसका अपने हस्बैंड से झगड़ा हुआ, उसका सामान जेवरात लेके चला गया पीएन अरोड़ा, तो वो करीम लाला ने उसको एक फ़ोन करके उसका सामान वापस दिलवा दिया और बात वहाँ पे ख़त्म नहीं। उसके बाद उसके पीएन अरोड़ा ने एक और केस किया हेलन के ऊपर कोर्ट में। उसको लगा कि करीम लाला के सामने तो मैं बोल नहीं सका, लेकिन कानून में तो करीम लाला कुछ नहीं कर सकता, तो उसने कोई 6-7 गवाह खड़े किए हेलन के खिलाफ, जिन लोगों ने उसके खिलाफ गवाही देनी थी कि इनका घर में ये झगड़ा होता था, ये होता था, वो होता था। तो हेलन ने फिर रिक्वेस्ट की करीम लाला को कि अब उन्होंने केस कर दिया। तो हेलन ने फिर रिक्वेस्ट किया करीम लाला को कि मेरे हस्बैंड ने तो कोर्ट में केस कर दिया, आज उसके गवाह वगैरह कोर्ट में आने हैं। तो करीम लाला ने बोला कोई बात नहीं, मैं भी आता हूँ। करीम लाला ने ये नहीं कहा कि मैं अपने आदमी भेजता हूँ, वो गवाह को पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, उसको रोकेंगे टोकेंगे, नहीं। करीम लाला सिर्फ गए कोर्ट में और वहाँ जो बेंच में जो होता था और लोगों के बैठने के लिए बेंच बना हुआ, वहाँ पे जाके बैठ गए। किसी को कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन बाहर वो जो गवाहों ने आना था उनको ये पता चल गया कि करीम लाला तो कोर्ट के अंदर बैठा है, वो गवाही देने नहीं आए। मतलब एक तरीका था उस आदमी का कि बिना वायलेंस किए अपना काम कैसे निकालना है। उसने तो एक औरत की हेल्प करनी थी और जायज़ हेल्प थी, उसके लिए वो खुद चले गए छोड़ के और आधा दिन कोर्ट में बैठे रहे जब तक वो हियरिंग ख़त्म नहीं हुई। तो ये करीम लाला के किस्से जो ये ऐसे लगता है जैसे हम किसी गांव के चीफ की कहानी सुन रहे हैं, एक ट्राइबल चीफ की। और बेसिकली जो जो पठान हैं वहाँ उस इलाके के, वो अपने ट्राइब्स में ही रहते हैं, अपने उनका ट्राइबल एरिया है। तो ट्राइब जो बड़े बड़े खानदान, पूरी बड़ी बड़ी फैमिली, 150-200 लोगों के परिवार, भाई भतीजे सब साथ में रहना, तो जो घर का मुखिया होता है उसकी सबसे ज़्यादा चलती है। तो उसी किस्म का मुखिया करीम लाला मुंबई में आके डॉन बन गया और उसकी देखिए बाकी डॉन की दोस्ती उसी किस्म के लोगों से होती है। करीम लाला ने रिश्ते बनाए सरहदी गांधी के साथ, क्योंकि जो पठानों की एक जमात है हिंदुस्तान में, पख्तून जिरगाए हिंद, उसके करीम लाला बहुत सालों तक उसके चीफ रहे। इंडिया का कोई और चीफ था, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के चीफ करीम लाला रहे। तो उनकी जो इतनी लंबा सफ़र उनका, उसने बड़े बड़े लोगों के साथ उनके पर्सनल रिलेशन बनाए। अफजल गफूर खान, जिनको हम सरहदी गांधी भी कहते हैं, वो जब मुंबई आए इलाज करवाने के लिए तो पूरी जिम्मेदारी करीम लाला की थी। करीम लाला राष्ट्रपति भवन भी चले गए। एक फिल्म एक्टर थे चट्टोपाध्याय, उनको पद्मश्री मिला था, वो करीम लाला के दोस्त थे। वो इनको साथ में लेके दिल्ली के, चलो राष्ट्रपति भवन में सेरेमनी आप भी चलिए। वहाँ पे एक शख्स अपने साथ एक आदमी को लेके जा सकता है, और वो चट्टोपाध्याय साहब करीम लाला को लेके गए। आप अंदाज़ा लगाइए, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं लेके गए, करीम लाला को साथ में एज एन अकम्पलिस लेके गए। तो करीम लाला वहाँ पे इंदिरा गांधी से मुलाकात हो गई, चट्टोपाध्याय साहब ने इंदिरा गांधी से मिला दिया। वहाँ पे कोई जो फोटोग्राफर था राष्ट्रपति भवन का, उसने वो जो प्राइम मिनिस्टर के पीछे पीछे घूम रहा था, उसने वो तस्वीर खींच ली, करीम लाला, चट्टोपाध्याय और इंदिरा गांधी, और वो अखबारों में छप गई। बाद में कहीं मेरे पास भी उसकी कॉपी है। तो उसका इतना बड़ा बवाल हुआ कि इंदिरा गांधी के करीम लाला से रिश्ते, लेकिन अंदर की बात किसी को पता नहीं थी कि इंदिरा गांधी तो उसको जानती भी नहीं थी। अगर जानती तो शायद फ़ोटो ना खिंचवाती नाम सुन के,
अगर कुछ ऐसी बात होती, लेकिन उसको पता ही नहीं था। तो उसने मलाया चट्टोपाध्याय ने कि मेरे दोस्त है करीम खान पठान, ऐसा जो भी नाम बताया पूरा, तो वो इंदिरा गांधी ने फ़ोटो खिंचवा ली। तो अभी 2-1 साल पहले टीवी पे डिबेट भी बहुत लंबा चौड़ा हुआ है इसके साथ कि इंदिरा गांधी के अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रिश्ते थे। लेकिन उसके साथ साथ करीम लाला के फिल्म इंडस्ट्री के तकरीबन हर हीरो के साथ उनके घर में आना जाना, दावत पे जाना, नज़दीकी रिश्ते थे, जिनमें दिलीप कुमार सबसे ज़्यादा दिलीप कुमार के साथ, और जितने और एक्टर हैं बड़े बड़े, सबके काम भी बहुत से लोगों के किए करीम लाला ने। बड़ी छोटे लेवल पे जो भी एक्टर थे जिनका ये एक रोल मॉडल बने हुए थे करीम लाला के, इस किस्म का रोल मैंने करना है, उस किस्म के लोग भी जाके उनके ऑफिस में घंटों बैठ के उनका मैनरिज्म देखते थे। किसी ने क्राइम के दादा का रोल करना है तो उन्होंने चले जाना रिक्वेस्ट करके। तो कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसने करीम लाला के साथ कोई ऐसी शिकायत की हो कि साहबी ने मुझे दादागिरी करके डराया धमकाया। और उसके साथ करीम लाला ने अपने धंधे भी जो किए वो सब ओपन धंधे किए, कुछ छुपा हुआ धंधा नहीं किया। जैसे शराब के अड्डे वहाँ पे कॉमन था, मुंबई में दारूबंदी थी, मोरारजी देसाई ने ड्राई स्टेट घोषित कर दिया था, तो वो धंधे चलते थे पुलिस के साथ मिल के, एक्साइज के साथ मिल के। एक रेगुलर हफ्ता दिया जाता था पुलिस को और उसके साथ वो चलते थे। और उसके साथ साथ जुए के धंधे, उसका सोशल क्लब का लाइसेंस लेना पड़ता था, वो लेके आप क्लब चला सकते हो। और क्लब में आप नाम तो रमी का होता है लेकिन चलता जुआ है। तो एक तरीके से कानून के खिलाफ तो थे धंधे, लेकिन उनमें कोई वायलेंस इन्वॉल्व नहीं थी। जैसे आज भी मुंबई में बहुत सारी जगह पे, मुंबई के पड़ोस में भी, थाना में, न्यू बॉम्बे में, हालांकि डांस बार का ऑफिशियली जो धंधा है वो बंद है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर करने के बाद भी बंद है, लेकिन चोरी छिपे फिर भी चल रहा है क्योंकि पुलिस की मिली भगत है, उसमें कमाई अच्छी होती है। लेकिन करीम लाला ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो उसके असूलों के खिलाफ जाता हो। बहुत सारे जो लोग थे दूसरे, उन्होंने उल्टे सीधे काम भी किए, लेकिन करीम लाला ने वही काम किया एक एज तक, 1980-85 1990 के करीब। तो 1990 के करीब आके करीम लाला ने सब कुछ छोड़ दिया। और ये नहीं कि अपने जो धंधे थे अपने बेटे को, जो अपने बेटा तो उनको था नहीं, उनके रिश्तेदार, भतीजे, भांजे, दूसरे, उनको दिए नहीं। जो लोग वो धंधों को चलाते थे उनके हवाले कर दिए कि आज के बाद आप ही मालिक को, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो जो दारू का धंधा जो चला रहा था, सेक्शन का जो मुलाजिम था, उसको दे दिया। जो जुए के अड्डे थे वो जो चलाते थे उनको दे दिए, अपने पास कुछ नहीं रखा। अपने उनके 2-3 होटल थे, के होटल, न्यू के होटल, कुछ गोडाउन वगैरह, कुछ बिल्डिंगें पुरानी जो किराए पे लोग पुराने रहते थे, और वो किराया भी वही लेते थे जो 50 साल पहले किराया था। मान सकते हो कि आज के दिन में एक घर का किराया 30 रुपये, 40 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया होगा। उन्होंने कभी किसी को निकालने के लिए केस नहीं किया, किसी को डरा धमका के निकाला नहीं कि आप किराया बढ़ाओ या घर खाली करो, किसी को कुछ नहीं कहा। जो पुराने ज़माने का किराया दे रहे थे लोग, आज तक वही दे रहे हैं। ये एक करीम लाला का करैक्टर, उनका सबसे उनकी दोस्ती, आप बड़े डॉन थे लेकिन हाजी मस्तान से बराबर की दोस्ती। वो स्मगलर था, डॉन नहीं था, उसको तकलीफ आती थी वो करीम लाला से मदद लेता था। दूसरा बड़ा डॉन था बरदाहजन बुढ़लियार, उसके साथ करीम लाला की दोस्ती। ये 3 आदमी ही बड़े थे उस ज़माने में। बाकी सब जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन आई, दाऊद इब्राहिम से लेके सहमद खान, अमीर ज़ादा, आलमदेव, मानिया सुरबे, छोटा राजन, बड़ा राजन, अमर नायक, अश्विन नायक, अरुण गवली, ये BRA गैंग, ये सब लोग बाद में आए। लेकिन हर आदमी ने करीम लाला की इज्जत की है। उनके खिलाफ आज तक कोई भी अंडरवर्ल्ड का गैंग नहीं गया है। इसको कहते हैं क्राइम की दुनिया में रह के भी अपना दामन जो है उसको खून के धब्बों से बचा के रखना। बिना खून खराबे के दादागिरी, डॉनगिरी कैसे की जाती है, वो किसी ने सीखनी हो तो
करीम लाला से सीखे। ये आज का किस्सा यहीं ख़त्म करेंगे। कल आपको वरदाराजन का सुनाएंगे। कुछ आदमी ने इतना बड़ा रुतबा और उसकी वायलेंस जो थी, उसका जो खून खराबा उसका इतना करता था, उसका किस्सा आपको कल सुनाएंगे। आज के तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।